Let an and bn be two sequences such that an is equal to 13 plus 6 n minus 1 and bn is equal to 15 7 n minus 1 for all natural numbers n. Then the largest 3-digit integer that is common to both the sequences is. So here two sequences are given. यहाँ पे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो a n की वैल्यू आती जाएगी, सिमिलरली b की वैल्यू आती जाएगी फॉर b1 b2 b3 एंड सो ऑन. हमसे पूछा गया है कि कुछ टर्म्स कॉमन होंगी इसमें और सबसे जो लार्जेस्ट टर्म होगी 3-डिजिट इंटीजर वो कौन सी होगी, ये हमसे पूछा गया है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो सपोज इसको एक्सपेंड करते हैं तो 13 प्लस 6n माइनस 6 आएगा. तो 13 माइनस 6 इज 7, 7 प्लस 6n. तो मैं कह सकता हूँ an की जो वैल्यू आएगी मेरे पास that will be equal to 13 minus 6 which is 7 plus 6n. Similarly bn की जो वैल्यू आएगी, bn की जो वैल्यू आएगी वो 15 minus 7, 15 minus 7 is 8 plus 7n. तो 8 plus 7n आएगी. नाउ अगर बहुत ज़्यादा डीप कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई ना करें तो सिंपल n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे. तो यहाँ पे a1 b1 a2 b2 a3 b3 इस तरह निकालते जाएंगे और देखते हैं कि कॉमन जो टर्म्स आती हैं वो कौन सी टर्म्स आती हैं पहले. तो यहाँ पे मैं a1 की वैल्यू निकालता हूँ पहले. यहाँ पे a1 विल बी इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास 13 आ जाएगा. a2 की जो वैल्यू है मेरे पास, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 2 यानी 12 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 19. a3 की वैल्यू, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो गैप आएगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 का आएगा क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना 1 2 3 और n के आगे 6 कांस्टेंट है. सो डिफरेंस विल बी ऑफ 6. So 13 plus 6 is 19, 19 plus 6 is 25. तो a4 की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 31. a5 की जो वैल्यू आएगी that is 37. a10 की जो वैल्यू आएगी वो 6 ऐड हो जाएगा 43 आ जाएगा. a6 की वैल्यू है ये. a7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49. सिमिलरली a8 की जो वैल्यू आएगी वो 6 ऐड हो जाएगा 55 आ जाएगी. a9 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो 61 आएगी. a10 की जो वैल्यू आएगी वो 67 आएगी. a11 की जो वैल्यू आएगी 73 हो जाएगी मेरे पास. सिमिलरली a12 की वैल्यू 79 हो जाएगी. a13 की वैल्यू आ जाएगी वो 85 हो जाएगी. a14 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 91 हो जाएगी. a15 की जो वैल्यू हो जाएगी 96. मैं इसमें वो मतलब एक्चुअली क्या मेथड होगा छोटा इसका 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 8 प्लस 7n. यहाँ पे इस तरह से होगा, मतलब इसको हमने कॉमन टर्म m टर्म कॉमन मान ली तो ये इक्वल होके इसमें m में रिलेशन आता है. बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर आप कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर पता है आपको तो सिर्फ n की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर कैसे आ सकता है. तो हमने सिर्फ 15 टर्म्स निकालनी है अभी. अब b1 देखते हैं, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, n की वैल्यू 1 पुट कर दी है यहाँ पे. b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 22. b3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी है तो 21 और 8 29. वैसे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे n के आगे 7 कांस्टेंट है तो डिफरेंस ऑफ टर्म्स आएगा वो 7 का आएगा. तो 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 7 इज 29. सिमिलरली b4 की जो वैल्यू आएगी 29 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 36. b5 की जो वैल्यू आएगी 43. b6 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी मेरे पास 50. b7 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 57. b8 की जो वैल्यू आएगी 64. b9 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 71. b10 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 7 ऐड कर दूंगा 78. b11 की जो वैल्यू आएगी 85. b12 की जो वैल्यू आएगी 92. b13 की जो वैल्यू आएगी 99. हमें ट्राई कर रहे हैं अभी कि नॉर्मल जैसे 96 यहाँ पे आ गया 99 यहाँ पे आ गया तो इनिशियली टर्म्स कौन कौन सी कॉमन हो सकती हैं. तो मैं सबसे पहले कॉमन टर्म्स देखना शुरू करता हूँ. तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पहली टर्म तो जो आ रही है वो 43 आ रही है, कॉमन 43 आ रही है. दूसरी टर्म जो आएगी मेरे पास वो 49 यहाँ पे टर्म दिख रही है दैट इज 78 85. फिर टर्म जो आ रही है मेरे पास वो 85 कॉमन आ रही है. ठीक है ना. इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है अगर ये एपी में होंगे यानी सीक्वेंस एपी में चलेगा तो मेरे पास इसमें जो टर्म आएगी मेरे पास वो आ जाएगी एन टर्म जो होगी इसकी दैट इज ए, यानी कि ए कौन सा आया पहले टर्म कॉमन कौन सी आई 43 प्लस लेट्स से कॉमन टर्म इज एन डैश या एन कॉमन टर्म ही है
तो n -1 और डिफरेंस कितना है इन दोनों का 85 माइनस 40t विच इज इक्वल टू 42। यानी कि अब जो कॉमन टर्म होगा इन दोनों सीक्वेंस में वो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि n की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, 1 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो 43 विल बी द फर्स्ट टर्म जो इनमें कॉमन होगी। n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 2 पुट करने से 43 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 85, तो 85 में देखता हूं वो वाली कॉमन टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे n की जो भी वैल्यू पुट करूंगा मैं उसके हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ। अब मुझे लार्जेस्ट 3 डिजिट का इंटीजर निकालना है। लार्जेस्ट 3 इंटीजर के लिए क्या करूंगा मैं, n की रैंडम वैल्यू पुट करना अगर मैं शुरू करूं, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मैं 10 पुट करता हूं, तो 10 पुट कर या 11 पुट करता हूं, 11 पुट करने से ये वैल्यू हो जाएगी 10, 10 इंटू 42 इज 420, 420 प्लस 43, तो अभी 3 डिजिट नंबर बहुत बड़ा होना बाकी है, मतलब इसका मतलब n की और बड़ी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। लेट्स से n की वैल्यू 21 पुट करा मैंने, क्योंकि 22 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, सो 20 इंटू 42, 20 इंटू 42 इज 840 प्लस 43, 883 आया अभी भी, ठीक है ना। इसका मतलब n की और बड़ी वैल्यू भी पुट करी जा सकती है, n की और बड़ी वैल्यू भी पुट कर जा सकती है, यानी कि n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 22 पुट करके देखता हूँ। अगर n की वैल्यू 22 पुट करूंगा तो 420 42 इंटू 21 प्लस 42 होगा, सो 42 इंटू समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे क्या होगा भाई, लेट से n इज इक्वल टू 22 पुट करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास 21 हो जाएगी, तो ये 21 हो जाएगी तो कितना का 42 इंटू 21, पहले तो ये निकाल लेता हूँ मैं, 42 इंटू 21 यानी कि 840 प्लस 42, 842 प्लस 43 यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 885, तभी यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 20, ये वैल्यू 21 है, तो अब मैं और बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, लेट से n इज इक्वल टू 24 पुट करता हूँ, तो हमारे पास कैलकुलेटर भी है, लेट से एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो n की वैल्यू 24 पुट करा तो ये वाली टर्म 23 हो गई मेरे पास, तो 23 इंटू 42 इज इक्वल टू 966 प्लस 43, ये तो बड़ा हो जाएगा मेरे पास, तो n इज इक्वल टू 24 तो नहीं होगा, n इज इक्वल टू 23 से काम चलेगा, n इज इक्वल टू 23 पुट करूंगा तो ये वैल्यू 22 होगी, तो 22 इंटू 42 इज मेरे पास 924, 924 प्लस 43 967, 967। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो टर्म होगी 3 डिजिट की, ये जो होगी कॉमन टर्म होगी 3 डिजिट की जो सबसे बड़ी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या किया है हमने, n की वैल्यू पुट करा तो a में सीक्वेंस बनाया, n की वैल्यू पुट करा b में सीक्वेंस बनाया, कॉमन टर्म देखी, कॉमन टर्म देखने के बाद हमने यहाँ पे एक जनरल सीक्वेंस बना दिया, n की वैल्यू पुट करूंगा तो जो कॉमन टर्म्स होंगी वो आ जाएंगी मेरे पास, तो n की रैंडम वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ मैं अप्रोक्सीमेशन से कि कौन कौन सी वैल्यूज पुट सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पे देखा n इज इक्वल टू 23 रखा, तो ये वाली 22 इंटू 42 प्लस 43 967 विल बी दी लार्जेस्ट 3 डिजिट, ठीक है। होपफुली यू लाइक द क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये कैट के पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 2pq माइनस 20 इज इक्वल टू 52 माइनस 2pq, देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ pq माइनस q। तो एक बार इक्वेशन देखते हैं पहले। अगर मैं इन दोनों को साथ में लेके चलता हूं, अगर मैं इन दोनों को साथ में लेके चलता हूं तो क्या होगा मेरे पास 2pq माइनस 20 इज इक्वल टू 52 माइनस 2pq, 2pq 4pq इज इक्वल टू 72, pq की वैल्यू आ गई मेरे पास 18, p इंटू क्यू की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई है। पहला तो मेरे पास ये एक अच्छा इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इन दोनों को लेके चलता हूँ, ये दोनों इक्वेशन लेता हूँ, एक बार ये दोनों इक्वेशन लेता हूँ तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 9, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 9, राइट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो मेरे पास दो केस आ गए, एक बार आ गया मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई
+3 और एक बार p माइनस क्यू की वैल्यू आ गई +3 और p माइनस क्यू की एक बार वैल्यू आ गई -3। तो यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक बार तो +3 हो गई वैल्यू और एक बार मेरे पास p माइनस क्यू इसकी वैल्यू हो गई है मेरे पास एक बार तो +3 और एक बार मेरे पास p माइनस क्यू की वैल्यू हो गई है -3। ठीक है ना। तो हमने ये वाली इक्वेशन और एक वाली इक्वेशन का यूज किया। अब मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वल करता हूँ, यानी कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 29 इज इक्वल टू 52 माइनस 2pq, 52 माइनस 2pq। यहाँ पे मेरे पास आ गया p प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 52 प्लस 29 विच इज 81। तो p प्लस q का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो 81 हो गई है। तो p प्लस q की वैल्यू आ जाएगी +-9 +-9। तो p प्लस q की वैल्यू आ जाएगी +-9। तो यहाँ पे मैं लगता हूँ एक बार p प्लस q की वैल्यू 9, यहाँ पे p प्लस q की वैल्यू 9। 4 केस बनेंगे बेसिकली, तो ये हो गए। एक मेरे पास हो जाएगा p माइनस क्यू की वैल्यू 3 और p प्लस क्यू की वैल्यू -9, क्योंकि +9 तो मैंने ले लिया है यहाँ पे। p माइनस क्यू की वैल्यू -3 और p प्लस क्यू की वैल्यू -9। ठीक है ना, -3 -9 3 -9 -3 9 और 3 9, 4 केसेस ले लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली देखा जाए तो पी क्यू की वैल्यू 18 है, ऐसा कोई यूज अभी तक आया नहीं है। इनको सॉल्व करता हूँ मैं, सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ऐड कर दिया दोनों को, ऐड करने से मेरे पास 2p की वैल्यू आ गई है 12 और p की वैल्यू आ गई है 6। p की वैल्यू 6 आ गई है, p की वैल्यू 6 आ गई है तो q की वैल्यू हो जाएगी 3, q की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी ये वाला जो केस है इससे मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन आया है फाइनली, p की वैल्यू 6 और q की वैल्यू 3। ये वाला केस देखता हूँ, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो 2p की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6, p की वैल्यू हो जाएगी 3, p की वैल्यू 3 हो जाएगी तो q की वैल्यू हो जाएगी 6, p की वैल्यू 3 हो जाएगी तो q की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा केस आ गया। ये मेरे पास मान लेता हूँ फर्स्ट केस आ गया, ये मेरे पास सेकंड केस आ गया। थर्ड केस के लिए ऐड कर दिया तो 2p की वैल्यू हो जाएगी -6, p की वैल्यू -3। इफ p इज इक्वल टू -3 देन q इज इक्वल टू -6। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास थर्ड केस हो गया, दिस इज माय थर्ड केस। और फोर्थ केस में क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास -12, p की वैल्यू आ जाएगी -6, p की वैल्यू -6 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे तो q की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है ना, दिस इज माय फोर्थ केस, दिस इज माय फोर्थ, राइट। अब मैं चारों केस में देख लूंगा, मुझे निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैं चारों केस में पी क्यू माइनस क्यू क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ और मिनिमम माइनस मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, फर्स्ट केस के लिए निकालता हूँ पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब निकालता हूँ फर्स्ट केस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए कितना आएगा, पी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 का क्यूब विच इज इक्वल टू 216 माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 27। तो 216 माइनस 27 इज इक्वल टू 189। सेकेंड केस के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, पी क्यूब इज 27 माइनस क्यू क्यूब विच इज इक्वल टू 216। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 189। थर्ड केस क्या होगा मेरे पास, पी क्यूब इज माइनस का 27 माइनस क्यू क्यूब इज माइनस 6 का क्यूब विच इज इक्वल टू प्लस का 216। तो ये आ जाएगा मेरे पास 189। और फोर्थ केस क्या होगा, पी क्यूब यानी कि माइनस का 216, ये प्लस हो जाएगा 27 विच इज इक्वल टू माइनस का 89। तो यहाँ पे अगर देखते हैं पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब,
उसकी वैल्यू आती है हाईएस्ट तो 189 माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू आती है मेरे पास माइनस का 189, तो 189 प्लस 189, तो यहाँ पे 378 जो आंसर आएगा वो मेरे पास सही हो जाएगा। तो 189 प्लस 189 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन इक्वेशंस का यूज करके 4 केसेस बनाए। 4 केस में हमने सॉल्यूशन निकाला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करा हमने, तो हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू इज 189, मिनिमम वैल्यू इज माइनस 189, तो 189 माइनस माइनस का 189 इज 378 which is your C option. So here C option will be the correct answer. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Let both the series A1, A2, A3 and B1, B2, B3 be in arithmetic progression such that the common differences of both the series are prime numbers. If A5 is equal to B9, A19 is equal to B19 and B2 is equal to 0, then A11 equals. तो यहाँ पे जनरल जो हम AP और GP मानते हैं तो सीक्वेंस हम इस तरह से मानते हैं। AP के लिए क्या मानते हैं हम, A प्लस डी, A प्लस 2D, कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, फर्स्ट हम ये मानते हैं। और GP के लिए क्या मानते हैं, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे AP गिवन है हमें, तो AP के लिए हम क्या करेंगे, कम मान लेंगे। जैसे A1 है तो मेरे पास A2 जो होगा वो मेरे पास A1 प्लस D होगा, A3 होगा वो A1 प्लस 2D होगा एंड सो ऑन होगा। सिमिलरली यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस तो मैंने क्या मान लिया, D1, फर्स्ट टर्म इसकी A1 हो गई है, इसका जो कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने वो D2 मान लिया, और इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, B1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमने मान लिया। अब जो गिवन कंडीशन है उनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन है पहली, A5 इज इक्वल टू B9, तो A5 कौन सा होगा मेरे पास, A1 प्लस 4D1, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही मेरे पास जनरल टर्म होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पे किसका इक्वल गिवन है मेरे को, B9, यानी कि B1 प्लस 8D2। एक कंडीशन तो ये गिवन है यहाँ पे मुझे। दूसरा गिवन है A19 इज इक्वल टू B19, यानी कि A1 प्लस 18D1 इज इक्वल टू B19 इज B2 प्लस 18D2, ये यहाँ पे गिवन है। और एक कंडीशन गिवन है B2 इज इक्वल टू 0। B2 क्या होता है मेरे पास, B1 प्लस D, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो मेरे पास B1 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस D2 के इक्वल आ जाएगी, या D2 की वैल्यू होगी वो माइनस B1 के इक्वल आ जाएगी। D2 की वैल्यू माइनस B1 के इक्वल है या B1 की वैल्यू माइनस D2 के इक्वल है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, B1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ B19, सॉरी यहाँ पे B1 ही आएगा, ये B1 प्लस 18D2। यहाँ पे मैं B1 की वैल्यू माइनस D2 पुट करता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी A1 प्लस 4D1 इज इक्वल टू, A1 प्लस 4D1 इज इक्वल टू माइनस D2 पुट करा, मेरे पास 7D2 हो गया यहाँ पे, 7D2, और यहाँ पे A1 प्लस 18D1 पुट करा तो मेरे पास आ जाएगा इस वाले इक्वेशन में D1 की वैल्यू माइनस D2, तो मेरे पास 7D2 आ जाएगा। ठीक है, मैं मान करता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 पुट करूँगा मैं, तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास 14 D1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10D2, तो मेरे पास आएगा D1 अपॉन D2 की वैल्यू आ जाएगी 5/7। D1 अपॉन D2 की वैल्यू आ गई 5/7। अब मुझसे ये कहा गया है कि बोथ द सीरीज के जो कॉमन डिफरेंस है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब रेशो गिवन है तो इनका मल्टीपल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि D1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो 5 ही होगी, और D2 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो मेरे पास 7 ही होगी फॉर श्योर। D1 और D2 की मेरे पास यूनिक वैल्यू आ गई है मेरे पास, यानी प्राइम नंबर ही है दोनों, सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब मुझसे पूछा गया है A11 इक्वल्स टू, तो A11 इज A1 प्लस 10D1 होगा, तो यहाँ से मैं A1 और D1 निकालूंगा पहले और फिर आंसर निकालूंगा। तो यहाँ पे D1 और D2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास, और यहाँ पे मुझे गिवन है A1 प्लस 4D1 इज 7D2, तो मेरे पास इस कंडीशन के हिसाब से यानी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से A1 की वैल्यू हो जाएगी 7D2 माइनस का 4D1, 7D2 माइनस का 4D1, तो A1 की वैल्यू 7D2, तो 7 इंटू D2, 7 इंटू D2
तो 7 इंटू D2 इज 49 माइनस 4D1, 4 इंटू D1 विच इज इक्वल टू 20। ये हो गया मेरे पास 29। तो A1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 29। ठीक है, A1 की वैल्यू आ गई है। अब मुझे A11 निकालना है, ठीक है ना, A11 निकालना है। तो A11 विल बी इक्वल टू A1 प्लस 10D1। A1 की वैल्यू आ गई है 29 प्लस 10 इंटू D1। D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस 29 79। तो हमारे पास जो A11 होगा वो मेरे पास होगा 70। ए ऑप्शन हियर इज योर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आई कंसिडर दिस एज इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। जो कंडीशन गिवन है वो हम अप्लाई किए हैं, और ये हमको पता ही है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म जो होती है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। वो कंडीशन हमने अप्लाई की है और सिंपल सी इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो फाउंड द आंसर एज 79। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a certain amount of money is divided equally among n persons, each one receives rupees 352. However, if two persons receive rupees 506 each, then the remaining amount is divided equally among the other persons. Each of them receives less than or equal to 330 rupees. Then the maximum possible value of n is. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? If a certain amount of money is divided equally among n persons, each one receives 72. तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट विल बी 350 इंटू एन। एन लोगों में 352 रुपये हमने डिवाइड किया इक्वली, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया 350 एन। इफ टू पर्सन्स रिसीव 506 ईच, यानी दोनों को मिलाए कितना हो गया मेरे पास 506 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1012, and the remaining amount is divided equally among other persons. Each one of them receive less than or equal to 330. क्या रहा है हमसे? टोटल मेरे पास इतने रुपए थे, इसमें से दो लोगों को दिया मैंने 506 ईच, यानी कितना बांट दिया हमने 1012 रुपीज। और ये जो बचा अमाउंट है, ये जो बचा वाला अमाउंट है इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द अदर पर्सन। इक्वली। अब बचे लोग कितने मेरे पास? टोटल पहले n थे, अब मेरे पास उसमें से मैंने दो लोग हटा दिए, तो बचे मेरे पास n-2। ये जो मेरे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बचे हुए लोगों में, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 330 है। तो मुझसे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, मेरे पास क्या हो जाएगा 52n माइनस 1012 इज लेस देन इक्वल टू 330n माइनस 660, राइट। ये इधर आ जाएगा 22n, ठीक है ना, 22n लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2761, राइट। सही किया क्या? नहीं, ये तो प्लस का, ये माइनस बचेगा मेरे पास 1012 माइनस 660 आएगा, माइनस 660 आएगा, राइट। तो 52 हो जाएगा, ठीक है। 11 से कैंसिल करेंगे 2, 11 से कैंसिल करेंगे 3, 2, यानी कि एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखा रहा है यहाँ पे 16। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज, सिंपल इक्वेशन जो गिवन है इसे हमने यूज किया है, सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व की है, लाइक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो वी हैव फाउंड द आंसर एज 16। यहाँ पे एन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी वो होगी 60। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कैट। चलिए, a triangle is drawn with its vertices on the circle C such that one of its sides is a diameter of C and the other two sides have the lengths in the ratio A is to B. If the radius of the circle is R, then the area of the triangle is. क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब थोड़ी हमको क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन कहता है हमसे a triangle is drawn with the vertices on circle C such that one of its sides is diameter of C. यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सर्किल लिया है, तो एक ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ किया है कि इसकी जो दो वर्टाइसेस हैं ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल के दो वर्टाइसेस हैं वो इसके डायामीटर पे लाया करते हैं, ठीक।
डायामीटर पे अप्लाई करते हैं, राइट। सर्किल, डायामीटर, ट्राइंगल, और यहाँ पे ट्राइंगल है, ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं बनी, आप समझ जाना। ये A:B में है, दो साइड्स, और ये डायमीटर है जो उसकी एक साइड है, और डायमीटर जो है सर्किल की रेडियस R है। मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2R। ये A:B में है तो मान लेता हूँ ये AK है और ये BK साइड है मेरे पास, तो एक साइड की लेंथ AK हो गई, एक की BK हो गई, और ये 2R हो गई। अब मुझे पता है कि जो भी ट्राइंगल होता है अगर, तो अगर उसकी एक साइड डायमीटर होती है, यानी डायमीटर पे अगर कोई वर्टेक्स लेते हैं इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर होगा, यानी कि के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4R स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है पहले। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए के इंटू बी के, यानी कि हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू के स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मेरे पास 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2AB R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2AB R स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2AB R स्क्वायर, डी ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर डायमीटर एक साइड है तो बाकी दो साइड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, ये प्रॉपर्टी यूज करी हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला हमने एरिया का फॉर्मूला। क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लॉट ऑफ कैट। In a rectangle ABCD, AB is equal to 9 and BC is equal to 6 centimeters. P and Q are 2 points on BC such that the areas of figure ABP, APQ and AQCD are in geometric progression. एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमसे ये कहा गया है मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसमें APCD जो रेक्टेंगल है उसमें AB की जो लेंथ है वो 9 है और BC की जो लेंथ है तो 6 है। दो पॉइंट हैं BC पे सच दैट द एरियाज ऑफ ABP, APQ एंड AQCD आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, और यहाँ पे इस तरह से है कि ये जो तीन ट्राइंगल, ये तीन फिगर बने हैं ABP, APQ और AQCD, ये जो एरियाज हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मान लेता हूँ मैं ये A है, तो ये मेरे पास AR हो जाएगा और इसका एरिया मेरे पास AR स्क्वायर हो जाएगा। तो जीपी कंडीशन में सेटिस्फाई कर दिया। इफ द एरियाज ऑफ द फिगर AQCD, इफ द एरिया ऑफ दिस फिगर AQCD इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, ABP का 4 गुना है वो, इसका मतलब मेरे पास गिवन कंडीशन इज AR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, 4A। ए से A कैंसिल हो जाएगा तो R की वैल्यू 2 आ गई है यहाँ। R की वैल्यू 2 आएगी, R की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती है, R की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर R की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, R की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये A हो गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2A और ये मेरे पास हो जाएगा 4A। ये 2A हो गया, ये A हो गया और ये 4A हो गया, ठीक है ना। अब मुझसे कहा गया है कि PP इज टू PQ इज टू QC, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना हो गया A + 2A + 4A, A + 2A + 4A विच इज इक्वल टू 7A, और 7A की वैल्यू कितनी हो जाएगी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। Area of this rectangle is divided into 3 parts, A, 2A and 4A. So the total area is 7A and which is equal to 9 into 6. 9 into 6 which is equal to 54. So the value of A will be 54 divided by 7. So the area of A is 54 divided by 7. So let us assume that this length is X. If this length is X, we can say that 9 half into 9 into X. We can say that half into 9 into X, the area of this triangle, half into 9 into X, the area of this triangle, half of 9 into X
the area of this triangle will be equal to area which is equal to 54 divided by 7. So the value of x will be 12 by 7. तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 12 by 7. मैं मान लेता हूँ this total distance is y, यानी कि BQ की वैल्यू मैंने y मान ली. अगर BQ की वैल्यू y मान ली मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास हाफ इंटू बेस यानी कि 9 इंटू वाई, 9 इंटू वाई, ये हो गया मेरे पास ट्रायंगल का एरिया, और वो हो जाएगा a प्लस 2a, a प्लस 2a विच इज इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 54 डिवाइड बाय 7, राइट. यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 36 बाय 7. y की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 बाय 7. अब ये डिस्टेंस टोटल y है, मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो y माइनस एक्स करूंगा तो मेरे पास PQ आ जाएगा. y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ. तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास y माइनस एक्स. y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सॉरी 36 बाय 7, ये y की वैल्यू आई है ना, तो y इज इक्वल टू 36 बाय 7 PQ, यानी कि 36 बाय 7 y माइनस एक्स, और x की वैल्यू आई है 12 बाय 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 बाय 7. ये आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 12 बाय 7 और मेरे पास y माइनस एक्स, यानी कि कह सकता हूँ मैं मेरे पास BP की जो वैल्यू आई है अभी तक, यानी कि P की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास 12 बाय 7. मेरे पास PQ की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास 24 बाय 7, ठीक है ना. तो ये टोटल आ गई मेरे पास, ये टोटल आ गई है मेरे पास 36 बाय 7, y की वैल्यू 36 बाय 7 आ गई है. तो अगर मैं ये वाली 6 में से 36 बाय 7 माइनस कर दूं तो मेरे पास QC आ जाएगा, QC आ जाएगा मेरे पास. तो QC की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस y, और y की वैल्यू आई है 36 बाय 7, 36 बाय 7, तो आ जाएगी 6 बाय 7, 42 माइनस 36, 6 बाय 7 आ जाएगी. अब मुझे निकालना है BP इज टू PQ इज टू QC. तो BP की वैल्यू आई है मेरे पास 12 बाय 7 इज टू PQ की वैल्यू आई है 24 बाय 7 और QC की वैल्यू आई है 6 बाय 7. 7 खत्म हो गया, 6 से कैंसिल किया तो 2 is to 4 is to 1, ये मेरे पास आंसर होगा 6 1 2 is to 4 is to 1, 2 is to 4 is to 1. This is the correct option. So again very simple and very easy question from this lot of cat. चलिए next, and just 22 the last question from this lot. Area of the quadrilateral bounded by the y-axis, the line x is equal to 5 and the lines x minus y minus x minus 5 is equal to 2. तो यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन फिगर्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो ड्रॉ कर लेते हैं. एक है मेरे पास y इज इक्वल टू x, मतलब y एक्सिस है एक, तो मेरे पास ये तो मेरे पास y एक्सिस है, y एक्सिस है. लाइन x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5 लाइन ये वाली होगी, x इज इक्वल टू 5, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 5,0, ये हो गया मेरे पास 0,0. अब मेरे पास एक लाइन है मॉड x माइनस वाई माइनस का x माइनस 5 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे ये लाइन मुझे गिवन है और मुझे इस एरिया जो बाउंडेड होगा इन सब फिगर से वो निकालना है. तो मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है. अब मुझे निकालना है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय y एक्सिस, ये वाला, द लाइन x इज इक्वल टू 5, ये वाला, एंड द लाइंस, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इनके बाउंड ही होगा. तो इसका मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये जो भी इक्वेशन बनेगी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है, ये यहीं पे रहेगी. इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 5 से कम ही आएगी. ये लाइन x इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू 5 से कम होगी. जब x की वैल्यू 5 से कम होगी तो ये जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. तो बाहर निकालेंगे मॉडुलस की वैल्यू तो वैल्यू साइन चेंज में होके आएगी. व्हाट आई एम सेइंग इज मॉड ऑफ x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 2. अब x माइनस 5 बाहर निकल के x माइनस 5 होता जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती. अब x की वैल्यू 5 से कम है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो साइन चेंज होके बाहर आएगा.
साइन चेंज होकर बाहर आने का मतलब ये है 2 -5 की जगह +5 -x हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी मेरे पास 7 -x। तो मॉड ऑफ x - y इज इक्वल टू 7 -x, ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास। अब जब यहाँ पे मैं मॉडुलस का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक बार तो प्लस वैल्यू आएगी और एक बार माइनस वैल्यू आएगी। पहले क्या होगा, x - y, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं विच इज 7 -x, एक बार लेते हैं हम x - y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 -x विच इज इक्वल टू x - 7। यहाँ से क्या आया मेरे पास, y इज इक्वल टू y को इधर ले गए, x को इधर ले आए, तो 2x - 7। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, एक मेरे पास x से x कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 7। अब पहले ये ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 2x - 7, y इज इक्वल टू 2x - 7। अब इसको ड्रॉ करने के लिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -7 होगी। जब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू -7 होगी। तो 0 और -7 ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, ठीक है। और जब 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 x इज इक्वल टू 5 रख दूंगा, मतलब ये लाइन इस लाइन को कहाँ पे कट करेगी मुझे वो निकालना है, तो x की वैल्यू 5 रखता हूँ, x की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये यहाँ पे कुछ इस तरह से कट करेगी, ये मेरे पास 0,3 आ जाएगा, 0,3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0,3 हो गया मेरे पास, ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये 0,3 हो गया है। और मेरे पास अब क्या बचा है, y इज इक्वल टू, ये लाइन तो आ गई मेरे पास, तो इसका तो मेरे पास आ गया मेरे पास, और ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 कौन सा होगा, y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 की लाइन होगी मेरे पास ये वाली, y इज इक्वल टू 7, भाई y इज इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा, और मुझे बाउंडेड बाय दिस निकालना है, तो मुझे ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0,7, और ये होगा मेरे पास 5,7, ठीक है ना, क्योंकि 5 है ऊपर 7 से कट किया है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू 7, इस सभी लाइंस पे y की वैल्यू 7 होगी, तो y इज इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, और ये वाली लाइन हो जाएगी। तो अब मुझे निकालना है बाउंडेड बाय दिस फिगर, यानी कि ये वाला जो फिगर है, फिगर कौन सा बना मेरे पास, जो y एक्सिस से बाउंड होगा, x इज इक्वल टू 5 से बाउंड होगा, और ये दो लाइन से बाउंड होगा। तो एक बार मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो फिगर बन रहा है फाइनली वो ये वाला बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है ना ये वाला, क्योंकि ये जो फिगर है ये y एक्सिस और x इज इक्वल टू 5, और ये जो कंडीशन है आपके मॉडुलस वाली इससे बाउंड होकर बन रहा है। कहने को तो ये फिगर और भी एक्सटेंड होगा पर इससे बाउंड नहीं होगा, तो इस फिगर का एरिया निकालना है। तो ये फिगर आप देखोगे अगर, तो दिस इज नथिंग बट अ ट्रेपेजियम, दिस इज नथिंग बट अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि दिस प्लस दिस, तो ये कितनी लेंथ होगी, 7 - 7, तो ये तो मेरे पास 14 हो गई, प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, सॉरी ये 0,3 होगा, ये तो ऊपर आएगा ना, y एक्सिस के है ये 5,3 होगा, ये 5,3 होगा, राइट। ये x एक्सिस के पैरेलल होता, मैं x एक्सिस पे होता तो 5,0 होता, ठीक है ना। तो ये 5,3 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगी 7 - 3 विच इज इक्वल टू, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ गया मेरे पास, 7 और -7, तो मेरे पास 14 डिस्टेंस तो ये वाली आ गई है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये आ गया, और मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन देम ये वाली है, एंड विच इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, 5 आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या हो गया, 1/2 इंटू 18 इंटू 5, कितना हो गया 90 डिवाइड बाई 2। तो the area of quadrilateral bounded by y axis, line x is equal to 5, y axis ये x is equal to 5, ये वाला लाइन हो गया, और जो मॉडुलस वाली कंडीशंस है इससे मेरे पास दो लाइन आएंगी, एक तो ये वाली और ये वाली, दोनों को मैं ड्रॉ करूंगा तो ये
जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो मेरे पास एक ट्रेपेजियम होगा, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो मेरे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो हमने कैलकुलेट कर ली है। इस तरह से फाइनल जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो मेरे पास होगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 45, which is a data type question, and I believe this is a difficult question exam point of view, so should be avoided to solve this type of question. ठीक है।